नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है होली में रंग उड़ाते हुए लड़के ने जैसे ही पैसे देते हुए मुखौटा बेचने वाली औरत का चेहरा देखा तो उसके तोते उड़ गए, क्योंकि वह तो उसकी कौन थी वह महिला ये जानते हैं। होली पर चेहरों पर तरह तरह के मास्क लगाकर लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो विनय भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए ऐसा ही मुखौटा लेने के लिए चला गया और मुखौटा बेचने वाली बुजुर्ग महिला से विनय ने मुखौटा मांगा। लेकिन उस महिला का चेहरा किसी ने बुरी तरह से रंग में रंग दिया था, जिसकी वजह से विनय उस महिला का चेहरा देख नहीं पाया। लेकिन जब विनय उस मुखौटे को बदलने के लिए आया तो महिला का चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह बुजुर्ग महिला तो आखिर कौन थी वह बुजुर्ग महिला जिसको देखते ही विनय के मुंह से चीख निकल गई। विनय कब तक ऐसे ही उदास बैठा रहेगा? देख, हम समझते हैं कि तुझे बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। किसी भी बच्चे के लिए यह दुख झेलना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे में जब आप अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और एक ही साल के अंदर अंदर आपके माता पिता का आपसे यूँ दूर हो जाना कोई हंसी मजाक नहीं है। लेकिन कब तक खुद को यूँ कमरे में कैद करके बैठा रहेगा? जिंदगी कभी नहीं रुकती मेरे दोस्त, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। मरने वाले के साथ कभी जाया नहीं जाता। हम चाहे कितना भी रो लें, कितना भी दुख मना लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हमारे परेशान होने से, हमारे यूँ रोते रहने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो होना है वह होकर ही रहेगा। परेशान होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुम अकेले तो नहीं हो ना? तुम्हारे पास तुम्हारे कितने अपने हैं जो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, हमेशा तुम्हें समझाते रहते हैं। तब विनय, जो कि पहले से बहुत उदास था, अपने दोस्त की ओर देखने लगा। विनय की आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिन्हें देखकर उसका दोस्त विनय की आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, विनय, तू इतना परेशान क्यों होता है? हम सब हैं ना तेरे साथ। तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं और इस दुख को भुलाने में हम सब तेरी मदद करेंगे। लेकिन हिम्मत तो तुझे खुद ही करनी होगी ना। तू बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। तभी विनय का दरवाज़ा खुला और उसके कमरे के दरवाजे पर उसकी भाभी आई और बोली, विनय, अब तो तुम्हारे दोस्त भी कब से तुम्हें समझा रहे हैं। हम तो तुम्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। अरे आखिर तुम कब समझोगे इस बात को कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, ना ही उनके साथ मरा जाता है। जिंदगी इंसान को जीनी ही पड़ती है। और फिर जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? और फिर हम सब भी तो हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे दोनों भाई हैं, तुम्हारी दोनों भाभियां हैं। बताओ, तुम्हें हम किसी चीज़ की कमी रखते हैं क्या? तब विनय ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, नहीं भाभी, आप लोग मेरे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। लेकिन मैं क्या करूं भाभी, मैं चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूं। अपने मम्मी पापा के बिना मैं एक दिन नहीं रह पाता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह साल मेरे लिए इतना अशुभ होगा कि एक ही साल में मैं अपने मम्मी पापा दोनों को खो बैठूंगा। यह कहता हुआ विनय हिचकी ले लेकर रोने लगा। तब विनय के दोस्त ने उसे गले लगाया, उसे समझाया कि विनय, तू बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं और तुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाभी, आप इसके सामने आंटी की कोई बात मत कीजिएगा। चल, उठ, उठ हमारे साथ चल। भाभी, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। जब तक यह घर के अंदर बंद रहेगा, तब तक यह वैसे भी उन सब चीज़ों को नहीं भूल पाएगा। तो विनय की बड़ी भाभी सुलेखा बोली,
ठीक है, तुम लोग ले जाओ इसे अपने साथ और इसे अपने साथ सही से रखना, सही से ले जाना। और हाँ, इसका ध्यान रखना, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। हर समय मम्मी पापा की याद में बस रोता रहता है। तुम लोगों के भरोसे भेज रही हूँ इसे। मेरा बच्चा सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया है। तुम लोग इसके दोस्त हो। शायद तुम लोगों की कुछ बात सुन ले। शायद तुम लोग ही कुछ कर सको। हम तो समझा समझा कर थक गए इसे। लेकिन जब से इसने यह सब सुना है, तब से ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। बस हर समय रोता रहता है। ऐसे में यह भला क्या ही कर पाएगा। तुम समझाओ इसे। तब विनय का दोस्त मनीष बोला, आप परेशान मत होइए भाभी, हम इसे समझा देंगे। फिलहाल हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यहीं बस गांव में ही घूम के आना है। तब मनीष विनय को अपने साथ लेकर चला गया। साथ में उसके और भी दोस्त थे। विनय पूरे रास्ते घूमता फिरता उदास रहा था। तो मनीष ने उसे समझाया, विनय, मैं मानता हूँ कि तेरे मम्मी पापा तुझसे दूर हो गए, लेकिन तू कितना खुशनसीब है कि इतने अच्छे भैया भाभी तुझे मिले हैं। देखा तूने सुलेखा भाभी को, कितना परेशान हो रही थी वो तेरे लिए। माना कि आंटी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन भाभी भी तेरी माँ की तरह तेरा ख्याल रखती हैं। तूने सोचा है तुझे इस हालत में देख देख कर उन पर क्या बीत रही होगी। तेरे सामने वह कुछ कहती नहीं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ वह जितनी परेशान थी उस हिसाब से तो वह रोज़ तेरे लिए रोती होंगी। तेरे पीछे तुझे अपने बच्चों की तरह मानती हैं और तू उनके बारे में ज़रा सोच नहीं सकता। तो विनय चुपचाप उनकी सब बातें सुनता रहा। फिर विनय बोला, मैं क्या करूं मनीष, मैं भी खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू तो जानता है ना, मैं अपने मम्मी पापा के बिना कभी रहा ही नहीं, शुरू से ही। पर अब मजबूरी थी, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। मुझे क्या पता था कि वापस लौटूंगा तो यह सब देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सब हो जाएगा। लेकिन तू सही कह रहा है, मैं अपनी वजह से सबको परेशान तो नहीं कर सकता ना। इसीलिए मैं हिम्मत करता हूँ और आज तुझसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द खुद को नॉर्मल करूँगा। अपनी वजह से घर में बाकी सब लोगों को परेशान नहीं करूँगा मैं। तब हंसते हुए मनीष ने उसे गले लगा लिया और बोला, ये हुई ना बात, और इस चीज़ में हम सब तेरी मदद करेंगे। क्यों, है ना दोस्तों। जब मनीष ने यह कहा तो उसके सभी दोस्त बोले, हाँ विनय, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। फिर उन सब लोगों ने मिलकर इस बार की होली मथुरा वृंदावन में मनाने का फैसला किया। और इसके लिए मनीष ने विनय की भाभी से परमिशन लेने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन सब ने सोचा कि इसी बहाने सब दोस्तों की साथ में छोटी सी ट्रिप भी हो जाएगी और साथ ही विनय का थोड़ा सा ध्यान भी बट जाएगा। और वैसे भी सुना है कि बांके बिहारी सबके दुख, दर्द और पीड़ा सब हर लेते हैं, तो क्या पता विनय की मुश्किलें भी वहीं हल हो जाएं। सब ने जाने का मन बना लिया। अब बारी थी विनय के भैया भाभी से परमिशन लेने की। विनय ने अपने दोस्तों को समझाया और कहा भी कि उसके छोटे भैया भाभी रजत और कीर्ति तो फिर भी परमिशन दे देंगे, लेकिन उसके बड़े भैया भाभी मोहित और सुलेखा, उन दोनों को मनाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि पहले से भी वे लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट ही हैं, क्योंकि सबने प्लान बना ही लिया था। इसीलिए विनय के घर वालों से पूछना भी था और मनीष को इसीलिए पूरी उम्मीद थी, क्योंकि विनय की भाभी और विनय के भैया सभी उसे ठीक देखना चाहते थे। तो मनीष को पूरी उम्मीद थी कि वे लोग विनय को भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन लोगों ने उसी दिन प्लान बनाया और अगले ही दिन सारे दोस्त मिलकर विनय के घर पर उसके भैया भाभी से बात करने के लिए पहुंच गए। और जैसा कि उसने कहा था,
विनय के छोटे भैया भाभी रजत और कीर्ति से बात करने पर उन दोनों ने अपनी तरफ से हामी भर दी, लेकिन कहा कि आखिरी फैसला तो बड़े भैया का ही होगा। इसीलिए उन्हें मोहित और सुलेखा से परमिशन लेनी ही पड़ी। अभी तक मोहित घर पर आया नहीं था, इसीलिए उन सब ने उसका वेट किया। और जब मोहित ऑफिस से आया तो उन सब ने मोहित से बात की कि भैया, हम सब लोग एक छोटी सी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो हम विनय को साथ लेकर जाना चाहते हैं। वह थोड़ा घूमेगा फिरेगा तो उसका मन भी फ्रेश हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं आंटी अंकल की वजह से कितना अपसेट है। होली पर घर पर ही रहेगा तो इसे उनकी और भी ज़्यादा याद आएगी। इसीलिए हमने सोचा है कि इस बार की होली हम बाहर मनाएंगे, तो उसी के लिए आपसे परमिशन लेनी थी। लेकिन मोहित ने भी जब यह बात सुनी तो उसने भी खुशी खुशी इस बात की परमिशन उन्हें दे दी। फिर हंसते हुए पूछा, अरे भाई, जाने का प्लान तो तुमने बना लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम सब लोग साथ में चले जाना। 2 दिन क्या, 4 दिन की ट्रिप पर जाना और विनय को पहले की तरह बिल्कुल हंसता खेलता और सही सलामत करके लाना। लेकिन यह तो बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? यह सुनते ही मनीष चहकता हुआ बोला, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं भैया। अब की बार तो बांके बिहारी के चरणों में ही होली मनाएंगे। मथुरा वृंदावन का नाम लेते ही मोहित, सुलेखा, कीर्ति और रजत चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और चौंकते हुए बोले, क्या कहा? मथुरा वृंदावन? मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बनाया है तुम लोगों ने? लेकिन वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? घूमना ही है तो किसी अच्छी जगह जाओ ना। तो विनय का एक दोस्त बोला, भैया, वह भी तो बहुत अच्छी जगह है ना। तो मोहित बोला, अरे किसी और अच्छी जगह पर चले जाओ, इतनी भी अच्छी जगह नहीं है। और फिर हम कितनी बार तो वहाँ जा चुके हैं। तो मोहित बोला, भैया सही है ना, अनजान जगह भी नहीं है, हमारी सेफ्टी पर्पस से भी ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादा दूर का टूर अकेले किया नहीं है और फिलहाल इसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था। तो छोटा भाई रजत बोला, अरे मनीष, भैया ने एक बार कहा ना, मथुरा वृंदावन नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। अगर तुम लोगों को घूमना है तो कहीं और चले जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। गांव में ही सबके साथ होली मनाओ। यह सुनकर मनीष और उसके सभी दोस्त थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से मथुरा वृंदावन का नाम सुनते ही इन लोगों के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गईं? आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? तब रजत ने बात को संभालने के उद्देश्य से कहा कि अरे बेटा, तुम लोगों को घूमना ही तो है, कहीं और घूम सकते हो ना। दुनिया में इतनी सारी जगह हैं, उत्तराखंड की तरफ चले जाओ। तब मनीष बोला, भैया, उत्तराखंड की तरफ ही आंटी भी तो गई ना। और फिर विनय की ओर देखकर कहने लगा कि कोई बात नहीं भैया, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो रहने दीजिए। और वैसे भी मैं तो यह सब इसी के लिए सोच रहा था, इसे भी मथुरा वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे वहीं घुमा लाता हूँ, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। पर अगर आपका मन नहीं है इसे भेजने का तो कोई बात नहीं। तब इतना कहकर मनीष अपने घर चला गया। लेकिन मनीष के जाने के बाद विनय फिर से उदास बैठा रहा। विनय ने किसी से कुछ नहीं कहा और यूं ही उदास बैठा रहा। तब सुलेखा और कीर्ति दोनों ही विनय को समझाने के लिए आई कि विनय, तुम कहीं और क्यों नहीं घूम आते अपने दोस्तों के साथ, कहीं और घूम आओ। तब भी विनय कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि भाभी, भैया आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे उनसे बात करनी है। तो सुलेखा बोली, तुम्हारी भैया तो अंदर ही हैं, अगर उनसे बात करनी है तो जाओ कर लो। तब विनय अपने भाई से बात करने के लिए गया। वह मोहित के पास जाकर बोला, भैया,
एक बात बताइए, आपको मुझे भेजने में कोई परेशानी है क्या? विनय की बात सुनकर मोहित उसकी ओर देखने लगा, फिर बोला, नहीं तो मुझे भला क्या परेशानी होगी विनय, बल्कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि घूमने के लिए कहीं चले जाओ, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तो भैया, जब मनीष और मेरे बाकी सभी दोस्त जाने के लिए कह रहे थे, तब आपने मना क्यों कर दिया? मथुरा वृंदावन में ऐसा क्या है जो आप मुझे वहां जाने नहीं देना चाहते? यह सुनकर मोहित का चेहरा फिर से उतर गया और एक पल के लिए वह सकपका गया। फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? तू अपने कमरे में जा, जाकर आराम कर। मैं सुबह देखता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हें घूमने जाना है ना, उसका सारा अरेंजमेंट मैं खुद कर दूंगा। और इतना कहकर वह आराम करने लगा। इधर सुलेखा मोहित के पास आई और बोली, मोहित, आप इसे जाने क्यों नहीं देते? अगर इसका इतना ही मन है जाने का तो इसे जाने दीजिए ना, जबरदस्ती आप उसे रोक रहे हैं। तो मोहित बोला, ऐसे कैसे उसे भेज दूं? उसे वहां भेजने का मतलब समझती हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। तो सुलेखा बोली, हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मथुरा वृंदावन बस एक गली में ही बसता हो। अरे, इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा शहर है, इतनी दूर दूर के लोग वहाँ आए हुए होंगे। और आप जानते भी हैं, इस समय होली के दिनों में वहाँ इतनी भीड़ होगी कि बस पूछिए मत। इतनी भीड़ में अगर आप मेरे साथ चले गए ना, और आपका हाथ मुझसे छूटने पर आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। किसी और का मिलना तो बहुत दूर की बात है। मेरी माने तो आप उसे जाने दीजिए, वरना खामोखा वह आपको गलत समझेगा और हम पर खामोखा शक करेगा। इसीलिए आप उसे जाने दीजिए। जब सुलेखा ने मोहित को समझाया तो मोहित बोला कि शायद तुम ठीक कह रही हो सुलेखा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चलो एक काम करो, तुम जाकर विनय से कह दो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने के लिए चला जाए। वरना अगर खामखा उल्टे दिमाग का ही है, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाएं, कहीं सोचने लगे कि हम उसे वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे, वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं। और वैसे भी अभी पूछ तो रहा था। सही कह रही हो तुम। जाओ, जाकर उसे कह दो कि घूमने चला जाएगा। अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ। बाकी का कह देना कि मैं सरप्राइज देना चाहता था। यह ठीक रहेगा, है ना? तो सुलेखा भी बोली कि हाँ हाँ, यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। चलिए, अब आप सारी तैयारी कर दीजिए उसके जाने की। उसे अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हमने क्यों मना किया, क्यों नहीं। सुलेखा विनय को यह बात बताने चली गई कि मोहित ने उसके दोस्तों की और उसकी ट्रिप के लिए हामी भर दी है, और न सिर्फ परमिशन दी है, बल्कि सारी तैयारी भी उन्होंने खुद ही की है। यही सोचकर सुलेखा वहाँ से चली गई और इधर मोहित सोच विचार में लगा हुआ था। अगले ही दिन मोहित ने अपने भाई के लिए सरप्राइज जो प्लान किया था, उसके अनुसार अपने भाई के लिए उसने जाने आने की टिकट्स, रहने की व्यवस्था, सब कुछ अरेंज कर दिया। और साथ ही उसने विनय को पैसे देकर कहा कि विनय, आराम से किसी अच्छी जगह रुकना है, होटल मैंने वहाँ बुक कर दिया है। यह पैसे तुम्हारे खाने पीने के और तुम्हारे घूमने फिरने के पैसे हैं। और उसने मनीष को अच्छे से समझाया कि मनीष, मैंने होटल बुक करा दिया है, तुम लोग इसी होटल में रुकना। और हाँ मनीष, विनय को लेकर ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश मत करना, बस मंदिरों में ही जाना, और मंदिरों में दर्शन करवाने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाना, क्योंकि अभी इसकी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं है जो इसे पूरे दिन घुमाया जा सके। मोहित ने परमिशन तो दे दी थी, लेकिन उन लोगों को यह सब बातें समझाकर आखिरकार उन लोगों ने घूमने के लिए विनय को भेज ही दिया। और विनय भी एक लंबे समय के बाद आज
मुस्कुरा रहा था। थोड़ा बहुत वह आज खुश था। इतने दिनों के बाद वह घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर उदासी भी थी और घर के बाहर वृंदावन जैसी जगह घूमने जाने की उत्सुकता भी थी और खुशी भी थी। और वह सब दोस्त घर से निकल पड़े। पूरे रास्ते विनय के दोस्तों ने खूब मस्ती मजाक किया। सब दोस्तों ने साथ में मिलकर खूब सारे गेम खेले और भी बहुत एंजॉय किया। ऐसे ही हंसते खेलते उन्होंने वह सफ़र तय किया और कुछ ही घंटे का सफ़र तय करने के बाद वे लोग मथुरा वृंदावन पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्हें उस होटल में पहुंचना था जिस होटल में बुकिंग विनय के भैया यानी मोहित ने करवाई थी। जल्दी ही वे लोग इस होटल में भी पहुंच गए और वहां जाकर फ्रेशन अप हुए और आराम करने लगे। शाम को विनय और उसके दोस्त नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गए और प्रेम मंदिर में घूमने के लिए वहां निकल पड़े। वहां से निकलकर जैसे ही वे प्रेम मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ और ही था। विनय को बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और जैसा कि मोहित ने उन्हें समझाया था, और साथ ही विनय के भैया भाभी उन्हें बार बार फ़ोन करके अपडेट ले रहे थे कि वे लोग अभी कहाँ हैं कहाँ नहीं। कभी मनीष को फ़ोन करते, कभी किसी और दोस्त को, तो कभी विनय से पूछते कि तुम कहाँ हो, और बार बार मनीष को यह समझाते कि मनीष, विनय को लेकर ज़्यादा मत घूमना। बस वे लोग मंदिरों में घूमते और फिर सीधा होटल पहुंच जाते और होटल में आराम से खाते पीते और मस्ती करते। ऐसे ही उन्हें कई दिन बीत गए और आज छोटी होली का दिन था, जिस दिन वृंदावन की हर गली में धूम मची हुई थी और हंगामा मचा हुआ था। शोर शराबे के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा था। छोटी होली के दिन ईश्वर के चरणों में गुलाल लगाकर विनय ने भी अपनी होली मनाई। अपने माता पिता को याद करके विनय प्रभु के चरणों में गिरकर बहुत रोया और अपने भगवान से अपने दुखों को कम करने की प्रार्थना भी करने लगा। भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाकर रोता हुआ विनय बार बार यही कहे जा रहा था, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मुझसे मेरे मम्मी पापा को दूर कर दिया। पापा तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चल बसी। कैसे जीऊँगा मैं उन दोनों के बिना। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मैंने क्या बुरा किया था किसी का? ऐसी ही अनेकों बातें कहकर विनय रोए जा रहा था। आखिरकार वे लोग मंदिर से निकल गए तो विनय के दोस्तों ने उसे अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर उसे वे लोग अपने होटल की तरफ चल पड़े। अब तो विनय, मनीष और सारे दोस्तों की ट्रिप खत्म होने को ही थी। बस एक आखिरी दिन था। अगली सुबह जब मनीष और उसके दोस्त उठे तो मनीष विनय से कहने लगा कि मनीष, मुझे एक बात बता यार, ऑलमोस्ट सभी जगह हम घूम चुके हैं और ऐसी कोई ख़ास जगह बची भी नहीं जहां हम घूमे ना हो। तो आज हम लोग घूमने के लिए कहाँ चलेंगे? तब चाय पीता हुआ मनीष बोला, कहाँ चलेंगे मतलब क्या? तू भी हद करता है यार। वृंदावन की तो हर गली हर मोहल्ले में होली है और घूमने के लिए कहीं ख़ास जगह जाने की कोई ज़रूरत थोड़े ही ना है। वृंदावन, बरसाना और मथुरा जैसी जगह तो अपने आप में ही बहुत ख़ास हैं। यहाँ की तो गलियों में भी आनंद आता है। जहाँ मन करेगा वहाँ घूमने चले चलेंगे। 2-3 दिन की ट्रिप से विनय का भी मूड काफ़ी फ्रेश हो गया था और अब पहले के मुकाबले विनय काफ़ी उत्साहित और खुश था। विनय को खुश देखकर मनीष भी बहुत खुश था, तो उन दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। अभी तक उनके बाकी के दोस्त उठे नहीं थे। फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी बाकी के दोस्तों को उठाया। सब तैयार हुए, चाय नाश्ता किया और फिर होटल से अपना सामान पैक करके वे लोग घूमने के लिए चले गए। अब कोई ख़ास जगह बची नहीं थी, लेकिन आज पूरे दिन के लिए उन्हें होटल में रहना था
क्योंकि उनकी रात की ट्रेन थी। तो इसीलिए वह सब लोग इधर उधर ही मथुरा की गलियों में ही घूमने लगे। घूमते घूमते मनीष को उसके कुछ और दोस्त भी मिल गए, जो पिछली बार की बरसाने की होली में उसे मिले थे। उनसे मिलते ही मनीष बहुत खुश हुआ और उसने विनय को भी अपने उन दोस्तों से मिलवाया। लेकिन उसके वही दोस्त वहीं होली खेलने की जिद करने लगे। हालांकि वे लोग भी होली खेलने ही वहां गए थे, लेकिन अभी नहा धोकर तैयार होकर आए थे। फिर सबका मन बना और सब लोग साथ में फिर से होली खेलने के लिए चल पड़े। उसी गली में जहां से वे लोग निकल रहे थे, विनय के बाकी के दोस्तों ने पीछे से रंग बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला से अपने लिए मुखौटे खरीदे और विनय और मनीष के पास आए और उन्हें दिखाने लगे। तो मनीष और विनय दोनों भी पीछे लौट कर गए और मुखौटे खरीदने वाले से विनय ने अपना मुखौटा खरीदा और मनीष ने अपना। लेकिन उस महिला का मुंह भी पूरी तरह से रंग में रंगा हुआ था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि वह कौन है कौन नहीं। और दोनों दोस्तों ने उस महिला से सामान लेकर उसे पैसे दे दिए, लेकिन उस महिला के पास खुले पैसे नहीं थे। इसीलिए वह बोली, बेटा जरा देर रुको, अभी आती हूँ। और कमाल की बात यह थी कि अभी तक उस महिला ने विनय का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि विनय ने और विनय के दोस्त ने यानी मनीष ने दोनों ने ही अपने बाकी के दोस्तों के मुखौटे छीनकर अपने चेहरों पर पहन रखे थे। लेकिन यह आवाज़ विनय को कुछ जानी पहचानी सी लगी, जो उस महिला की आवाज़ थी। लेकिन विनय खुद को ही समझाने लगा और बोला, दिमाग चल गया है लगता है तेरा। मैं तो यहाँ मन की शांति के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर और पागल हुए जा रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या सुन रहा हूँ। तो मनीष ने पूछा कि क्या हुआ, अकेले अकेले अब क्या बड़बड़ा रहा है। कुछ नहीं यार, तूने अभी इन आंटी जी की आवाज़ सुनी? ऐसे लगा जैसे मेरी माँ मुझे बुला रही हो। इतना कहता कहता विनय हंसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मनीष ने विनय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, यार सच कहूँ तो आवाज़ तो मुझे भी आंटी जी जैसी ही लगी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोगों की आवाज़ कई बार एक जैसी लगती भी है, तो हो सकता है कि उनकी आवाज़ वैसी ही हो। चल कोई ना, तू परेशान मत हो। हम लोग फिर से मंदिरों में एक बार दर्शन करने के लिए चलते हैं और फिर शाम को वापस निकल लेंगे, ठीक है ना? हमारे सबसे पास में बांके बिहारी का मंदिर ही पड़ेगा, तो हम वहीं चलेंगे, ठीक है ना? वे दोनों आपस में बातें करते वक्त अपने चेहरे से मुखौटा उतार कर ही बातें कर रहे थे कि तभी वह वृद्ध महिला खुले पैसे लेकर आई और बोली, बेटा ये लो पैसे। आवाज़ सुनकर मनीष का ध्यान टूटा और उन्होंने पैसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस महिला का चेहरा देखकर वे दोनों ही चौंक गए। उस महिला को देखते ही विनय की तो चीख निकल पड़ी। अब क्योंकि विनय और मनीष ने भी चेहरे पर मुखौटा नहीं पहना था, इसीलिए उस महिला ने भी उनका चेहरा देख लिया। चीखते ही विनय उस महिला की ओर बढ़ा और वह महिला भी उसे देखकर रोने लगी। विनय, जिसकी स्थिति पहले से ही बहुत कमज़ोर थी, वह वहीं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और बेहोश हो गया। घबराकर उस महिला ने मनीष की मदद से विनय को पास ही के अस्पताल में लेकर एडमिट करवाया। जैसे ही विनय की आंखें खुली तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उस महिला से लिपट गया। लेकिन क्यों? आखिर कौन थी वह महिला जिससे लिपट लिपट कर विनय रोने लगा? और वह महिला क्यों उन दोनों को देखकर इतना चौंक गई? यह जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें। कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल इसी समय तक दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।